वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस। मैंने अभी अभी जो है आपको भाषा पर एक वीडियो दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिएगा। ये पेपर आज मैंने लिया है 2024 जुलाई में, पेपर टू में हिंदी का पेपर है। ये भाषा 1 लैंग्वेज 1 लिया है। तो इसमें भी आप देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो भाषा पर आए हुए हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो दी है, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि उसमें राजभाषा, सहराज भाषा, जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो सारे मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है और अच्छे से व्याख्या करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। प्लीज़ उसको जाकर जो है उसको देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो आप लोग को आसानी होगी ढूंढने में। या फिर आप वैदिक गुरु चैनल पर जाएंगे तो जैसे उसको टच करेंगे आपको वहाँ पर वीडियो फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आपको दिख जाएगी। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। और इस बार भी मैंने ठाना है कि आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको उसकी व्याख्या दूंगी। तो इसलिए आप देखिए कि जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इसी तरह से बीच बीच में आपको हर टॉपिक पर एक जो है वीडियो अलग से बनाकर, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपको दे रही हूँ। उसको पढ़िए, बहुत बेनिफिट है उसमें। जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन से ही निकाल कर मैं आपको उसमें से आंसर बढ़िया से प्रोवाइड करती हूँ, जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज लिया है गद्यांश भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बीच बीच में इसको भी करते रहेंगे, ज़रूरी है भाई। 15 नंबर का आता है, हलवा नहीं है। और हमको इस बार बहुत बढ़िया करना है। ठीक है, आपको अच्छा नंबर लाना है। बस आप बने रहिए वैदिक गुरु चैनल पर, ठीक, छोड़िएगा नहीं। और हमारा वैदिक गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। और अगर आपको सीटेट निकालना है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं निकालना है तो कोई बात ही नहीं, यहाँ वहाँ भागिए। ठीक है, तो और मैंने भी आपको कितनी बार बताया है, मैंने भी खुद से ही निकाला हुआ है। तो उसके तहत मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से ही आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। हमारा गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मैं संस्कृत का भी लाऊंगी आपके लिए गद्यांश पद्यांश। ठीक है, आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन का जो है वो कई बार पढ़ोगे। ठीक, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे। उसके बाद पहले एक बार गद्यांश पढ़ लोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को कई बार पढ़ के उसके बाद आंसर निकालोगे। साहित्य सदैव समाज की निरंतरता, साहित्य सदैव जो है वो समाज को क्या प्रदान करती है, निरंतरता, मतलब गति प्रदान करता है। ठीक, यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित, मतलब जो छिन्न भिन्न हो गए हैं, होते सिद्धांतों को टूटते बिखरते मूल्यों को की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक है, वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं, मतलब वो हमें जागरूकता प्रदान करते हैं, और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने और का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश है। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? तो देखिए इसमें आप आंसर ऑप्शन देखिए। जो पाठकों का मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, या फिर फोर्थ ऑप्शन, जो बिखरते सिद्धांतों को की
चिंता करे। ठीक, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, मतलब ऐसा कौन सा साहित्य है जो कालजयी साहित्य बन पाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है कि वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। ठीक, ये देखिए, मानवीय सत्य की व्याख्या हो, तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। कालजयी से तात्पर्य क्या है? जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, अल्पकाल तक रहने वाला हो। तो कालजयी का अर्थ है कि जो हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, हर काल में प्रासंगिक हो। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? ठीक है, जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, जो समाज का विकास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है कह रहे हैं कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो कुछ रचनाकार, ठीक है, समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है, मतलब उन्होंने बदतर होने से उनको बचाया, स्थिति को पहचान कर उसको अच्छा बनाया है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा रखते हैं। मतलब क्या करते हैं कि हमें और क्या होती है, जिनकी रचनाएं समाज को दीप्ति करने के दायित्व निभाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जो समाज को जागरूक करते हैं। साहित्यकारों ने समाज को किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? ठीक है, तो विकास की ओर अग्रसर समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज, उन्नतशील समाज, बिखरता हुआ समाज। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ से पढ़ लीजिए कि वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाते हैं, जिसका मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकार ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना। क्या बदतर होने की स्थिति को पहचाना है? ठीक है, ये देखिए, बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पतन की ओर जाता हुआ समाज को। ठीक, सेकंड ऑप्शन राइट। इसका आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, सामाजिक विघटन की। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कह रहे हैं कि यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ये है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बुखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़ के उनकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है। तो क्वेश्चन में आपके पूछा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, या फिर सामाजिक विघटन की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसके अनुसार कि मूल्यों की चिंता, टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक, तो मूल्यों के बिखरने की, सेकंड ऑप्शन राइट। विशृंखलित में प्रत्यय क्या है? तो विशृंखलित में प्रत्यय आपका हो जाएगा। देखिए, सब में प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय पढ़ना बहुत ज़रूरी। मैं एक क्लास में आपको प्रत्यय पढ़ा दूंगी, हाँ, डोंट वरी। बस इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करनी पड़ेगी। तो इसमें विशृंखलित में प्रत्यय इत प्रत्यय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? कि अभिमानी होना, बेईमानी होना, अत्यधिक बुरा होना, या फिर दुराचारी होना। तो बदतर का अर्थ क्या हो गया? कि अधिक बुरा हो जाएगा। ठीक, अर्थ इसका आप अपने से लगाइए कि अधिक बुरा हो जाना। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? विश्वमय, विश्व से संबंधित नियम, तत्वज्ञान संबंधी निश्चित धारणा। ठीक, ये विश्वास हो गया। समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा, साहित्य। तो समाज को जो है
समाज को गति कौन प्रदान करता है, हम लोग जो है देखेंगे। उसमें कह रहे हैं कि समाज को साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है, मतलब गति प्रदान करता है। ठीक, कौन? साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, साहित्य। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पद्यांश, इसको पढ़कर गद्यांश पद्यांश देखिए सब आता है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी। संध्या को ध्यान में रखिएगा। धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदयराज की रानी का वह करता है अभिषेक। ठीक है, तो हृदयराज की रानी जो है किसके लिए प्रयोग हुआ इसमें? ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा, बताना आप लोग। दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या होगा? दिवस प्लस अवसान, दिवा प्लस अवसान, दिवसा प्लस वसान, दिवस प्लस अवसान। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सा और आ दोनों मिलकर, सा में आ है, सा हलंत हो जाएगा तो इसमें से आ निकल कर आएगा, और प्लस आ, ये दोनों बड़ा आ बन जाएंगे। ठीक, तो ये सा और आ मिलकर क्या हो जाएगा? दिवसावसान बन जाएगा। यहाँ पर उसमें देखिएगा क्या है? दिवसावसान, बड़ा सा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि हो जाएगी। अका सवर्ण दीर्घ, अक के बाद अक आए तो सवर्ण दीर्घ हो जाता, मतलब आई अक मतलब आई उ रील री के बाद आई उ रील री आए तो सब दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के बाद आता है तो बड़ा बन जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का, नवचेतन का, वेदना का, या फिर प्रेम भाव का? तो आपने क्वेश्चन देखा, क्या समझ में आया आपको किसका चित्रण हुआ है? तो इसमें तो प्रकृति का, मेघ हो गए, संध्या हो गई, सब किस में आते हैं? प्रकृति में आते हैं। हृदयराज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेघ, आकाश, संध्या, तिमिर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 वह नीचे उतर रही है ना, मेघ आसमान से उतर रही है। तो हृदय की रानी किसको कहा गया है? संध्या को कहा गया है, रात्रि, संध्या को कहा गया है। ठीक है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तारों भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसमें? तो ये क्या हो सकता है? जब आप देखेंगे ऊपर तभी तो पता चलेगा क्या हो सकता है। मेघमय आसमान से उतर रही है। ठीक, मेघमय बादलों से युक्त आसमान। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट। किसके हंसने की बात की गई है? मेघ, तारा, संध्या, आकाश। तो देखेंगे जब यहाँ पर हंसता है वह केवल तारा, कितना आसान सा है, मस्त। आप 15 में 15 मार्क्स ला ही सकते हो इसमें। तारे की बात की गई है। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? तो इसमें देखिए तारा को मतलब सब क्या कह रहा है? आसमान से उतर रही है, संध्या उतर रही है, तो इसमें प्रकृति को क्या किया गया है? किसी मानव का रूप दे दिया गया है। ठीक, जिसमें निर्जीव वस्तुओं में जब जान डाल दी गई हो अपने काव्य की जो है शोभा को बढ़ाने के लिए, तो वही जो है मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार किसको कहते हैं? जिसमें निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या अमूर्त भावों को मानवीय गुणों, भावनाओं या क्रियाओं से युक्त कर देना मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? इसमें क्या किया जा रहा है? टेस्ट लिया जा रहा है। सामग्री मतलब अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक, उनका आकलन किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? विधि प्रभाव हो जाएगा। क्या यह विधि प्रभाव है, या फिर ये आपका जो है
भाषा परीक्षण का प्रभाव हो जाएगा, कक्षाई प्रभाव हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। विधि प्रभाव में क्या होता है कि जिस विधि या प्रक्रिया के कारण प्रभाव पड़ता है, ठीक, कार्य का परिणाम निकले, उसको विधि प्रभाव कहते हैं। मतलब कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसके बाद उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है, कोई कार्य करने के बाद जो परिणाम निकलता है वो, ठीक है। तो विधि प्रभाव यह होता है जैसे कोई कार्य किया उसका परिणाम निकल गया। भाषा परीक्षण का प्रभाव मतलब यही होता है जो आपने टेस्ट लिया है, जो आकलन कर रहे हैं आप, ये आपका भाषा परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षाई प्रभाव, कक्षा में जो प्रभाव है। पुनर्बलन मीन्स जब आप बच्चे को कहते हो कोई काम करने के बाद बच्चे को कहते हैं वाह बेटा शाबाश, ठीक, आप उसको क्या कर रहे हो, रेनफोर्समेंट कर रहे हो, उसको रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, इंग्लिश में पुनर्बलन को रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब व्यवहार को मजबूत करना या बढ़ावा देना। बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो आप उसको शाबाशी दे रहे हो, यही है पुनर्बलन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भाषा परीक्षण हो रहा है, ठीक। परीक्षण, ट्रिक ले लो, एक चीज टेस्ट ले रहा है, आकलन कर रहा है, क्या हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह द्विभाषावाद होता क्या है, जैसे कोई बच्चा अपने मातृभाषा सीखकर स्कूल गया, ठीक, और स्कूल में जाने के बाद उसको दूसरी भाषा पढ़ाई जा रही है, जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक, कोई और भाषा पढ़ाई जा रही है, तो बच्चा अपनी पहली भाषा को भूलता नहीं है। मतलब पहली भाषा के साथ ही जब दूसरी भाषा को सीखता है उसमें योग करता है। ट्रिक ले लीजिए कि योग के साथ जब भाषा पढ़ाई जाए, मतलब एक भाषा के साथ जब दूसरी भाषा को प्लस कर देते हैं, जब दो भाषाएं मिल जाती हैं, द्विभाषावाद, मतलब एक तो रहता ही है, उसके साथ दूसरी भी सीख लो, तो ये आपका योगात्मक द्विभाषावाद हो जाता है, ठीक। द्विभाषावाद जो होता है, ये जो योगात्मक द्विभाषावाद होता है, ये एक व्यक्ति की दो अलग अलग भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करने की, मतलब अच्छे से बातचीत करने की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक। जहाँ व्यक्ति क्या करता है, अपनी पहली भाषा को बनाए रखते हुए सफलतापूर्वक दूसरी भाषा भी सीख लेता है। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हो, हिंदी आपको आती है पहले से, आपकी मातृभाषा, उसके साथ साथ आपने इंग्लिश सीख लिया, या फिर और कोई लैंग्वेज, फ्रेंच सीख लिया, या फिर कोई और लैंग्वेज सीख लिया, ठीक, दो या अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं इसमें। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, ठीक। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। बच्चों के पास जो भाषा है वो तो रहेगी ही रहेगी, उनकी जो अपनी संस्कृति है वो तो रहेगी, हम उसके साथ दूसरी सिखाएंगे, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाषागत कार्य, जैसे स्वर, शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है, या एक छंद शास्त्र है, ठीक है, यह एक छंद शास्त्र है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा के बारे में मैंने बहुत बढ़िया आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो दिया है, उसमें बहुत अच्छे से बताया भी है कि भाषा के बारे में, बोली के बारे में, राजभाषा के बारे में, शहर राजभाषा के बारे में, सब में से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी दिखाया आपको मैंने, उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव, इसको ज़रूर जल्दी से इसको सर्कल करिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी जो है आप हैबिट बना लीजिए, इसको गलती मत करिए। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, सही बात है, ठीक। अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा के रूप में कहा गया है, ठीक है। यह जो है आपकी सह राजकीय भाषा है, और हिंदी क्या है, आपकी राजकीय भाषा। 343 धारा के अनुसार हिंदी आपकी राजभाषा है, ठीक। और ये सारी जो भाषाएं हैं ये किसके यूज़ में आती हैं, ये आपके सरकारी काम काजों में प्रयोग होती हैं, ठीक। इंग्लिश
ये भी आपकी सरकारी कामकाजों में जो है प्रयोग होती है। अनुच्छेद 343 में आपको कहा गया है, उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है। और हिंदी को जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया, ठीक। हमारे भारत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में और भाग 17 में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, ठीक है। मैंने आपको सब अच्छे से पढ़ाया है, उस क्लास में आप जाकर देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें राजभाषा के बारे में मैंने आपको राजभाषा, सहराजभाषा सब कुछ डिटेल दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज की भाषा, सही बात है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, सही बात है। संस्कृत आधुनिक भारतीय, बिल्कुल नहीं, प्राचीन भारतीय भाषा है, आधुनिक नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर क्या करते हैं, दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, ठीक। समूह बनाया और जो है विज्ञापन प्रस्तुत किया। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, सहयोगात्मक अधिगम, प्रतियोगात्मक या प्रतिद्वंद्विता मतलब आमने सामने भिड़ जाना, ऐसा नहीं है। भाषाई खेल है ये, निर्देशन परामर्श बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। सहयोग के साथ क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, अधिगम करना सीख रहे हैं, वो अधिगम कर रहे हैं सहयोग के साथ, ठीक है। तो ये सहयोगात्मक अधिगम होगा। यहाँ पर देख लीजिए टॉपिक समूह बनाना, ठीक है, समूह बनाकर कार्य कर रहे हैं, सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं, सब टॉपिक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक होती है, एक्स्ट्रा थोड़ी ना है कुछ, यही सब है। इसी से क्वेश्चन जो है टिक मार्क किया जाता है और मस्त मार्क्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक अध्यापक ने बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराया। शब्दों को ध्यान दीजिए, शब्द संपदा की बात की जा रही है, ठीक है। शब्द संपदा से परिचित करवाने वाला काम किया। अब कह रहे हैं कि इस पाठ का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, जरा देखिए तो। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, समालोचनात्मक चिंतन। तो देखिए कोश विषयक सामग्री वह होती है जो भाषा की मतलब यह एक भाषा की ऐसी मूल इकाई है जो वाक्य में अर्थ की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, ठीक। जैसे शब्द हो गया, वाक्यांश हो गया, तो ये क्या है, यही है शब्द संपदा, मतलब सॉरी यही है कोश विषयक सामग्री। कोश विषयक सामग्री में वाक्य आते हैं, शब्द आता है, वाक्यांश आते हैं, ठीक। यह एक भाषा की मूल इकाई है, इसमें अर्थ भी होता है, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। शब्द संपदा की बात की गई है, ठीक। शब्द संपदा से परिचित करवाना मतलब कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास का अधिगम हो गया, अर्जन हो गया, भाषा हो गई, भर भर के क्वेश्चन आता है। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक और अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आता है, ठीक। मतलब आप बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपकी एक आदत बन जाती है, ठीक, आने लगती है वो आपको। तो ये क्या उपयोगिता है, व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मक है या फिर अंतःक्रियात्मक है, तो इसको आप क्या कहेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ, पोस्ट करती हूँ उस पर चैनल पर, उसका आप आंसर ज़रा मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स किया करिए प्लीज़, हाँ। तो आपको याद रहेगा इससे, बाकी मेरा पर्सनल उससे कुछ नहीं है, बस खाली आपको याद रहेगा उससे। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। जब बच्चा व्यवहारवादी कार्य करता है, किसी चीज़ को क्या करता है, अपने व्यवहारिक जीवन में जब उसको लाता है, तो उसकी जो है मौखिक और अमौखिक भाषा जो होती है वो और अच्छी बन जाती है, ठीक। व्यवहारवादी अधिगम होता है ये भी एक जो है आपका व्यवहारवादी अधिगम का उदाहरण हो जाएगा। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा ही बनेगा, ठीक। अगर विद्वान के बीच में रहेगा तो विद्वान बनेगा,
चोर के बीच में रहेगा तो चोर बनेगा, डाकू के बीच में रहेगा डाकू बनेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति के बीच में रहेगा तो इंटेलिजेंट बनेगा। सीधी सी बात है। व्यवहारवादी का मतलब है कि बच्चा जिस माहौल में जिस तरह रहता है उसको उसी तरह की चीज़ें मिलती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये आपका जो है आंसर सही सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर। यही है आपका ट्रिक। ट्रिक देखिए, आप एग्जाम में आंसर सही करके आना है ना। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? आपको किसी से मिलना है, आपने एक टाइम फिट कर लिया कि हमको 4 बजे आपसे मिलना है, उस जगह पे मिलना है, तो क्या कहलाएगा? थीम, सेटिंग, कथानक, क्लाइमेक्स। तो ये आपका सेटिंग कहलाएगा। ठीक, आपने सेटिंग करी है, सेट किया है कि मुझे स्थान पर इतने बजे इस व्यक्ति से मिलना है। 114 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि सपने को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहलाएंगे? ये क्या कर रहा है? इनको अपने व्यवहारिक जीवन में ला रहा है। इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है? खुद बन जा रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक, रोल प्ले करके बच्चा कार्य करता है तो उसको जल्दी समझ में आता है चीज़ें, जल्दी उसको जो है वो अपने आत्मसात करता है वो। ठीक, उसके दिमाग में चीज़ें जल्दी जाती हैं। ये एक तरह का रचनात्मक कौशल भी है। कक्षा 5 की एक भाषा है जो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपने कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे ही समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? क्या कह रही है? एक टीचर एक अच्छा 5 में पढ़ाती है, वह जो है भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री वो लेके आती है। समाचार पत्र हुआ, भोजन तालिका हुआ, रेल यात्रा के टिकट हुआ। क्या कर रही है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कि वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाती है। सीखना तो है ही, लेकिन सीखने को क्या करना? और अधिक उपयोगी बनाना और अधिक वास्तविक बनाना। ठीक, चीज़ों को दिखाकर, ठीक, इन फ्रंट ऑफ, उनको सामने दिखाकर, प्रदर्शित करवा कर सीखे। जब बच्चा अपने आँख के सामने कोई चीज़ देख के सीखता है तो उसको जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट। ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर, वक्ताओं की संख्या। क्या आप ये कहेंगे कि आप स्त्री हैं इसलिए हम आपको जो है श्रवण में जो है श्रवण से जुड़ी गतिविधि नहीं बताएंगे, या फिर आप इस योजना में कार्य नहीं, आप पुरुष हैं इस योजना में कार्य नहीं कर सकते? बिल्कुल गलत। राइट आंसर 3 ऑप्शन। बोलने की गति ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग को थोड़ा रोक भी सकते हैं, वक्ताओं की संख्या भी ज़रूरी है। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना ज़रूरी है? बहुभाषावाद की बात की जा रही है। ठीक, जो भारत में पाई जाती है बहुभाषावाद, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुभाषी लोग हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित करना। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना, या फिर कह रहे हैं कि विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, मतलब एक भाषा नीति बनानी चाहिए। या फिर कह रहे हैं कि भाषा, अस्मिता, संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। क्या कहती हैं? कि ये लोग जो है वो भिन्न भिन्न अस्तित्व रखते हैं, इनका अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। तो इसका आप आंसर क्या कर सकते हैं? भाषावाद, बहुभाषावाद। तो प्रत्येक छात्र की जो भाषाई पृष्ठभूमि होती है उसका टीचर को सम्मान करना चाहिए। ठीक,
और उनकी भाषाओं को कक्षा में एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आया बहुभाषावाद से। अभी लास्ट टाइम मैंने संस्कृत या हिंदी में पढ़ाया आपको, ऐसा था, उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कहीं टीचर का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है और वो भाषा नहीं जानता है, तो क्या करेगा वो अपना ट्रांसफ़र, मतलब उसको नहीं पता, उसका मतलब कहीं सिलेक्शन हो गया है और वो वहाँ की भाषा नहीं जानता है, तो क्या अपना ट्रांसफ़र करवा लेगा। ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन थे, तो उसमें क्या था कि भाषा को संसाधन बनाना, ठीक, छात्रों के द्वारा ही सीखना उसको, ठीक, छात्रों को संसाधन के रूप में जो है उसको यूज़ करना। तो भाषा, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए यह समझना जरूरी है कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिलाना चाहिए। विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए, ये नहीं कि सब बराबर कोई एक भाषा हो। भाषा अस्मिता और संस्कृत से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, ठीक। इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइज हो जाएगा कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, ऐसा नहीं है। भाषा में कौन से ग्राहक कौशल याद कर लीजिए। कितनी बार ये क्वेश्चन आया और मैं कितनी बार आपको करवाई हूँ, संस्कृत में, हिंदी में, सब में करवाई हूँ, ठीक। हिंदी में भी आया है, अभी संस्कृत में भी आया है। श्रवण और पठन ये आपको ग्रहण और ग्रहणात्मक आता भी है, केवल ग्रहण वाला ही क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन राइट। श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के साथ जब पढ़ना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। ये सब ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा ये है कि ध्वनियों की पहचान करना और अर्थ निकालना। 4 ऑप्शन राइट। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि कॉलम ए को बी से मिलाना है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद, वेस्ट की नवीन विधि। सामाजिक रूप से तो संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम है वो क्या हो जाएगा? सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, ठीक। समाज में स्वीकृति प्रदान हो ऐसी भाषा संप्रेषणात्मक होनी चाहिए, ठीक। व्यक्ति आपस में इस तरह बात करे कि उससे एक दूसरे की भाषा समझ में आए। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं। इसमें आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना, मतलब आ गया ना, व्याकरण पढ़ाना पहले, उसके बाद नियम बताना, व्याकरण से नियम की ओर, ये आगमनात्मक हो जाएगा। और निगमनात्मक में नियम से व्याकरण की, यही ट्रिक है, ठीक। निगमनात्मक में पहले ना आता है तो पहले नियम होता है, आगमनात्मक उल्टा कर दीजिए, पहले व्याकरण फिर नियम आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि मतलब क्लास में अगर बच्चा कुछ पढ़ा रहा, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ ब्लैक बोर्ड पर रख रहे हैं, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये प्रत्यक्ष विधि हो गया, डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद हो गया आपका, लिखित साहित्यिक सामग्री है ये, आ जाएगा इसमें। और वेस्ट की नवीन विधि आपका मौन पठन में आ जाएगा। तो किस में हो जाएगा? ये ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, ये आपका ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ा दिया है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमारा वैदिक गुरु नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। भरोसा रखिए मुझ पे, मैं इस बार आपको सिलेक्शन दिलाऊंगी, ठीक है। अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। हिंदी और संस्कृत में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस बार तो हिंदी और संस्कृत को ही लेके चल रही हूँ और नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट टाइम मैं संस्कृत के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।